और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज बात करेंगे पावर पॉलिटिक्स और परेशानी की। आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से आपने सुना, रजनीश जी सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि सब कुछ एलजी के हाथ में है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती। करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सब प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आपको मालूम है, आम आदमी पार्टी जिस चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है ना, वो है ब्लेम गेम खेलने में और विक्टिम कार्ड प्ले करने में। जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना, तो वो इन्होंने की होती है। इनके सत्येंद्र जैन ने हेल्थ अच्छी कर दी, इनके मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन अच्छी कर दी, इनके अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया सुशासन दे दिया। लेकिन जब भी कुछ हुआ नहीं होता ना, वो मोदी ने रुकवा दिया, वो एलजी ने रुकवा दिया, वो कोर्ट ने रुकवा दिया। यानी इनके लिए तो सब अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन सच्चाई से इनकी बातें कोसों दूर हैं। मैं एक एक करके इनकी हर बात का अब खंडन करता जाऊंगा। बीच में मैं नहीं बोला था, इनसे भी इसी सभ्यता की मैं उम्मीद रखूंगा। बराबर है ना सर? ठीक है। और आशीष हांडा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो आरोप यहाँ पर रजनीश जी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब की चीजों के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और एलजी हैं और उन्हें फ्री हैंड नहीं मिलता कि वो दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर सके। जी करिश्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वो आरोप लगा रहे हैं तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ यही कर सकती है। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि वो इस समय पावर में है, उनकी सरकार है दिल्ली में, तो उनका काम आरोप लगाना नहीं है। वो भूल जाते हैं, वो ऑपोजिशन में नहीं है, वो अभी भी धरने पे नहीं बैठेंगे, वो सवालों के जवाब देंगे। और सवाल ये है जो सीधा सीधा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 2015 में ये कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे और 2016 तक 2200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दिल्ली करने लगेगा। 2016 का वादा था, आज 2023 हो रहा है। कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है? नोट करते जाइएगा रजनीश जी, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दे दीजिएगा। नंबर 1, केजरीवाल की दो मुही बातें। उसके बाद केजरीवाल साहब को याद दिलाना चाहते हैं, आप बिजली के खंभों पर लटककर तारों पर और कहते थे कि हम आएंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे। अंबानी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप गए थे। आपने आज 9 साल तक, 8 साल तक इन अपने कुकर्मों का ऑडिट क्यों नहीं कराया? नंबर 1। और दूसरी तरफ से जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, इस पर तो आतिशी कह रही हैं कि इसमें भी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ना आप कोयले के दाम बढ़ाते, ना उन्हें बिजली के दाम बढ़ाने पड़ते। नंबर 2, आपने कहा कि भाई सब्सिडी में ऐसा है वैसा है। भैया, सब्सिडी देना आपका काम है। आप ये कह के पावर में आए थे कि पानी माफ, बिजली हाफ। उस समय भी आपने दिल्ली की जनता से धोखा किया। तब मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा था कि सिर्फ 200 यूनिट तक हम माफ करेंगे, इसके बाद माफ नहीं करेंगे। लेकिन खैर एनी हाउ, धोखा देना आपकी फितरत है, इसमें हमें कोई फिर से हैरानी नहीं है। धीरे धीरे ऐसा कोई अपना नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। कोई नहीं, दिल्ली की जनता भी ठगा महसूस करेगी, तो क्या हैरानी की बात है। लेकिन जब सब्सिडी देना आपका काम है, प्राइस राइज होगा। हर 10 साल में ये प्राइस राइज होता है, ये इसको रिव्यू किया जा सकता है। ऑलरेडी 2014 में प्राइस बढ़े थे, अब 2024 में अगर बढ़े तो सब्सिडी देना आपका काम है। सब्सिडी देने के नाम पे आप कोयले के पीछे भाग जाते हैं। तो भैया, कोयला क्या सिर्फ दिल्ली वालों के लिए महंगा हुआ? दिल्ली सरकार को महंगा मिला या ऑल ओवर इंडिया में महंगा हो गया? तो दिल्ली सरकार को ही क्यों हाय तौबा छाती पीटने की जरूरत पड़ती है? जब प्राइस हाइक की बारी आती है, सब्सिडी देनी नहीं, उल्टा सब्सिडी देने के नाम पे नए नए नाटक करने हैं कि हम सब्सिडी उनको देंगे जो अपना कंसेंट देंगे। आधे लोगों को तो कंसेंट देना आता नहीं, आधे लोगों को ये सूचना मिलती नहीं, वो अपना कंसेंट देंगे नहीं और आप उनकी सब्सिडी बंद कर देंगे। ये सब नाटकबाजी काहे को करते हो भैया? ना गरीब आदमी की हाय लो। अगर आपको सुखी स्वस्थ सुकुशल रहना है ना, तो गरीब आदमी की हाय मत लो। तो सबसे पहले इन्होंने ये बात यहां से शुरू करी कि भैया, यहां पे तो इन्होंने, आपको पता होगा, दिल्ली की जनता की सब्सिडी भी रोकने का प्रयास किया गया था। एकदम गलत। ये दिल्ली की जनता की सब्सिडी रोकने का प्रयास एलजी साहब ने किया। ये गलत बयानबाजी आतिशी जी ने 14 अप्रैल को की थी, जिसके अगेंस्ट एलजी साहब ने रिटर्न लेटर लिख के दिल्ली के सीएम को वार्निंग दी थी 17 तारीख को
कि आप ये जो गलत इस समय आपके सौरभ भारद्वाज और आपके अदर मिनिस्टर्स जो इस समय ये एक धारणा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप मुझे इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आज तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई प्रूफ दिया नहीं गया, सिर्फ पीसी में आके बोलने से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, यह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पुरानी टैक्टिक्स है। लेकिन वो प्रूफ नहीं देंगे तो माफिया मांगेंगे हमेशा की तरह, और इस बार भी देखिएगा कुछ ऐसा ही होगा। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही कि भैया ऑडिट हमें नहीं कराने देते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जनता, आपके दर्शकों को यह बता दूं कि द एलजी ऑफिस हैज रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर्स टू अपॉइंट पैनल फॉर रिकमेंडिंग द DERC रिकमेंडेशंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी इनकी आर्टिकल 2003 के धारा 108 में आता है, जहां पे ये कहते हैं कि CAG से ऑडिट कराना जरूरी है। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2013-14 में कहते थे कि CAG का ऑडिट होना जरूरी है। और आज जब ये CAG का ऑडिट कराने की मांग बाकी लोग करते हैं, तो ये कहते हैं कि ऑडिट तो हम करा लेंगे, लेकिन हम ऑडिट कराएंगे अपनी प्राइवेट कंपनी से, और वो प्राइवेट कंपनी जो होगी उसकी जो पेमेंट होगी वो भी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। अब सोच के देखिएगा, वो प्राइवेट ऑडिटर जिसको आप खुद रखें ऑडिट करने के लिए और जिसकी फीस भी दिल्ली गवर्नमेंट दे, क्या वो निष्पक्ष आपको फैसला देगी? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब ऑडिट की बात CAG के थ्रू होती है तो ये कन्नी काट जाते हैं। अगर इन्हें लगता है कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है कि ऑडिट का पिछले 5 साल से, एक भी मुझे रिप्रेजेंटेशन दिखा दें जहां पे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस केस का फॉलो अप किया हो कि हम ऑडिट कराना चाहते हैं और हमें ऑडिट नहीं कराना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी इन्होंने फॉलो अप किया हो तो मुझे बता दें। अगली बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप क्यों नहीं करते? अब तक सब्सिडी के नाम पे आप 13,500 करोड़ रुपया अपनी सिस्टर कंसर्न्स टिटकॉम कंपनीज को दे चुके हो, जो कि आपके ही हैंड इन ग्लव्स हैं, जो हर चीज में आपके फायदे नफे में आपके साथ हैं। इसीलिए तो जब 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस निलंबित है लेके, आपने एक बार भी उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए कि भैया हमें CAG ऑडिट करने दिया जाए? उल्टा आपने कहा प्राइवेट कंपनी से ऑडिट कराएंगे, वो प्राइवेट कंपनी जिनकी फीस भी आप ही देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपके अपने मैनिफेस्टो में 2015 के मैनिफेस्टो में था कि CAG ऑडिट कराना जरूरी है, हम कराएंगे। तो अगर आपको कोई कराने नहीं दे रहा तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाते? एक भी मुझे दिखा दीजिए आप यहाँ पे वर्डिक्ट करिश्मा जी के सामने जहां पे आपने अप्लाई किया हो, और जब आपने पिछले ही साल 16% से 22% बढ़ा दिया तो फिर एक साल। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय। पूछना चाहते हैं, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन के नाम से तो 3904,000 के करीब करोड़ रुपया जनता का ठग लिया। उसके साथ साथ आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने जो फिक्स चार्ज के नाम के 16,233 करोड़ रुपए जनता से लिए, बीजेपी सरकार अब वो सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश लेकर आए, अब उनकी मेहनत और बढ़ गई, अब वो देश भर में घूमकर समर्थन मांग रहे हैं, तो आप काम करने का टाइम कहां दे रहे हैं उन्हें? देखिएगा, अब समर्थन तो मांगना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में इस बिल को बनने से, अध्यादेश को बिल बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। राज्यसभा में एक ही इनकी उम्मीद थी, वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास 200 से ऊपर सीटों पे उसका वर्चस्व हो सकता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी क्लियर मना कर दिया, वो इनको सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे में अब ये कटोरा ले लेके हर स्टेट में भाग रहे हैं, भैया तू मेरी मदद। वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार LG के हवाले से खुद दिल्ली की सरकार बनी हुई है और वो काम कर रही है, ना कि आम आदमी पार्टी को काम करने दे रही है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो आपने बताया कि बार बार ये इनके प्राइस हाइक हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि 2003 में जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी
उस समय जो बिजली की चोरी थी वो 60 से 70% थी। इसलिए प्राइवेट कंपनीज जो डिस्कॉम कंपनीज थी वो जायज बात है घाटे में जा रही थी, इसलिए लोगों के ऊपर जो रेट इंक्रीज्ड टैरिफ था वो बढ़ा हुआ था। लेकिन आज का डाटा ये कहता है कि जो थेफ्ट है वो 60 to 70% से रिड्यूस होके 6 to 7% थेफ्ट हो गया है। अगर थेफ्ट 70% से 7% हो गया तो जायज बात है कि मुनाफा प्राइवेट कंपनीज का बढ़ गया। अगर मुनाफा बढ़ गया तो प्राइस टैरिफ कम क्यों नहीं हुआ? और जो ये सब्सिडी की बात करते हैं, ये सब्सिडी ये डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हैं? ये सब्सिडी भी इनको डिटकॉम कंपनी को ही देनी है। और वो डिटकॉम कंपनी का जो पैनल है उस पैनल के अंदर जरा ये मुझे आपके प्रवक्ता बताएं, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिस चाहिए वहां पे इन्हीं के एमपी साहब के बेटे एनडी गुप्ता के बेटे नरेंद्र गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, और जैस्मिन शाह जो कि इनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो डिस्कॉम बोर्ड के पैनल पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि सब्सिडी जो देनी है वो इन्हीं का पैसा वापस इन्हीं के पास आना है। ये पूरा एक स्कैम है। जैसे ऑलरेडी इन्होंने पैनिक बटन स्कैम किया और शराब घोटाला स्कैम किया, ये भी वही स्कैम है। चिंता मत करिए, इसके भी धागे एक एक करके खींचेंगे और सच दुनिया के सामने आएगा। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायता। लेकिन हांडा जी, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप उनकी बात भी तो नहीं मानते। अब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो आप अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें क्या, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार किसी भी हालत में उन्हें काम नहीं करने दे रही। आरोप तो वो आप पे ही लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज बात करेंगे पावर पॉलिटिक्स और परेशानी की। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी कि DERC की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि किसका बिल बढ़ेगा और किसका नहीं। इसे लेकर पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया और कहा कि जिनका बिल 0 आ रहा था उनका बिल 0 ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या बड़े उपभोक्ता हैं उनको 8% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। इसके साथ ही बिजली के बढ़ते टैरिफ को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तो वहीं आतिशी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मिनिस्टर ने दूर किया लोगों का कंफ्यूजन और बताया कि किसका बिजली दर बढ़ेगा और केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में टैरिफ बढ़ा। आतिशी की तरफ से यह आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि अध्यादेश को लेकर भी आतिशी ने जवाब दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली की पावर मिनिस्टर आतिशी ने लोगों का कंफ्यूजन दूर किया और केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में बिजली का टैरिफ बढ़ा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 10% बिजली के दाम बढ़ने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। और इसी के साथ दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने वाली आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उसने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है, जबकि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से ही दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दें कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सरचार्ज बढ़ने के बाद भी दिल्ली उपभोक्ताओं का जो बिल है वो 0 ही रहेगा। हालांकि जो 200 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज करते हैं उन्हें अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा, चाहे ये सरचार्ज बढ़े चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। PPAC यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे DERC हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद
इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। केजरीवाल की दो मुही बातें, उसके बाद केजरीवाल साहब को याद दिलाना चाहते हैं, आप बिजली के खंभों पर लटककर तारों पर और कहते थे कि हम आएंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे। अंबानी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप गए थे। आपने आज 9 साल तक, 8 साल तक इन अपने कुकर्मों का ऑडिट क्यों नहीं कराया? नंबर 1 पूछना चाहते हैं, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन के नाम से तो 3904,000 के करीब करोड़ रुपया जनता का ठग लिया। उसके साथ साथ आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने जो फिक्स चार्ज के नाम के 16,233 करोड़ रुपए जनता से लिए। चलिए अब इस पूरे मसले पर जनता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। आम इंसान को ही फर्क पड़ता है, बाकी औरों को नहीं फर्क पड़ता। जिनके पास है तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जो हम जैसे लोग हैं जो आ जाके कमाते हैं, खाते हैं, तो उन्हीं को फर्क पड़ता है। सर कुछ भी बढ़ेगा आम इंसान पे ही फर्क पड़ेगा। कुछ भी 98 भी बढ़े, 10% बढ़ तो बहुत हो गया सर हमारे लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, त्रस्त हो गया है। खास करके मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं ना, उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की सरकार पब्लिक के बारे में जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। वो अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए। फ्री की चीज लेकर जो है, घर घर में एसी लग रहे हैं, कम से कम एसी तो कम होंगे, इससे वातावरण पर भी फर्क पड़ेगा। नहीं, 200 यूनिट भी फ्री होनी नहीं चाहिए। फ्री तो कोई चीज, फ्री तो आदमी गवर्नमेंट को 3 ही चीज देनी चाहिए, चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा। और ये चीज अगर फ्री मिल जाएंगी तो फिर क्या रोटियां भी फ्री देना, वो काम करना छोड़ देगा। अभी ये फ्री की बिजली के चक्कर में घर घर एसी लग रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। सब चीजें फालतू की चीजें, अप्लायंसेस चलते हैं। आज प्रगति में तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर आतिशी आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर अब हमलावर हो चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस दौरान बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली आप प्रवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत रजनीश जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधा आरोप यह लगाया गया कि एक ऐसी सरकार जो दिल्ली में आती है इस वादे के साथ कि दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, और आज उसी जनता के साथ आम आदमी पार्टी धोखा कर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ऐसा भी आया था कि जो 200 यूनिट बिजली दिल्ली की जनता को माननीय केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही थी, उस पे भी केंद्र सरकार और एलजी ने रोक लगा दिया था। बाद में जब पूरी कार्रवाई हुई, पूरे आंदोलन हुए, तो फिर इसको रिस्टोर कर दिया गया। कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। आप बात समझिए, जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी, चाहे ये पीपीएसी बढ़ भी जाए तो जो जनता को राहत दिल्ली सरकार दे रही थी वो कंटिन्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पीपीएसी क्या है और इसके दाम कैसे बढ़ते हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिससे जनता पे आते हैं, इस बात को समझना बहुत जो रजनीश जी, अब मैं जवाब दूं इसको? जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कीमत बढ़ रही है,
देखिए कीमत बढ़ रही है और कीमत बढ़ने के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसकी पॉलिसी को आपको समझना पड़ेगा। ये इसकी जो पीपीएसी की जो रेट होती है, वो जो कोयला जहां से खरीदते हैं, जहां से थर्मल पावर को सप्लाई होती है, गैस होती है, तो जैसे जैसे देश में यदि कोयला महंगा होगा तो ये पीपीएसी की रेट बढ़ेगी, जिससे जनता पर बोझ बढ़ेगा। यदि कोयले की महंगाई बढ़ रही है और पहली बार 75 सालों में आप ये देखिए कि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज किया गया है। देश के अंदर कोयले की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह के कोयले के खदान इन्होंने अडानी को भी बेचे और जिस तरह से उनको लुटाया है और इन्होंने अपनी बंद किया है और एक नया रूल लेके आया है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां 10% जो कोयला है, जितनी उनकी खपत है, उसका विदेशी इंपोर्टेड वाला लेंगे। उसकी कीमत जो देश में कोयले की कीमत है, जबकि देश में कोयला अवेलेबल है, 10 गुना ज्यादा कीमत से खरीदेंगे। जब 10 गुना ज्यादा कीमत से इंपोर्टेड कोयला खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी पीपीएसी की रेट बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन रजनीश जी एक सवाल जो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, आप जो बात कर रहे हैं पीपीएसी की बात कर रहे हैं कि गर्मियों में दाम बढ़ जाते हैं, सर्दियों में दाम कम हो जाते हैं, बीजेपी तो इस पर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि पिछले साल जून में 16% से बढ़ाकर 22% किए गए थे, जो अब 22% से भी बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर पीपीएसी की बात आप कर रहे हैं तो वो सर्दियों में कम क्यों नहीं हुए, इस पर भी आपको जवाब देना होगा। मैं दो बात समझे। जो डीआरसी हैं वो तो पहली बात है समझिए, दिल्ली सरकार पहले तो चेयरमैन भी बनाए थे और एलजी साहब ने उन चारों दिल्ली सरकार के चेयरमैन को भी हटा के अपने चेयरमैन बना दिए हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो कमीशन थी जो इसकी थी, तो उनके चेयरमैन को भी जो जज साहब को रिकमेंडेशन दिया था उनको भी नहीं बनाया। ये एक ऑटोनोमस बॉडी जरूर है और इनके जितने भी पदाधिकारी है उन सबके अपॉइंटमेंट और सब कुछ करने के लिए एलजी साहब ने डायरेक्ट कंट्रोल ले रखा है। दिल्ली सरकार का एक तो कंट्रोल नहीं है, दूसरी सभी कंपनियों पे आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा में पास भी करवा दिया और सब पे ऑडिट फिक्स करवा दी, लेकिन एलजी साहब ऑडिट नहीं करवा रहे इन सारे बिजली कंपनियों के। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने तो सारे बिजली कंपनियों की ऑडिट तक की बात की, एलजी साहब क्यों नहीं कराते हैं। इनकी जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसमें हम अपॉइंटमेंट अपना करते हैं, हमारे लोगों को जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको डिसअपॉइंट कर देते, उसको हटा देते हैं और अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो सारा नियंत्रण आज की डेट में रेगुलेटरी बोर्ड पे एलजी साहब का डायरेक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट का है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में बैठी दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं किसी चीज में और सब कुछ एलजी की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। आशीष हांडा जी, सरकार की भूमिका है, सरकार को करनी चाहिए, पर एलजी साहब सरकार को करने नहीं देते हैं। ठीक है, मंत्री की चलने नहीं देते हैं। जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी जवाब ले लेते हैं इस पे। आशीष हांडा जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने सुना रजनीश जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सब कुछ एलजी के हाथ में है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती। और दूसरी तरफ से जिस तरीके से दाम बढ़े हैं इस पर तो आतिशी कह रही हैं कि इसमें भी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, ना आप कोयले के दाम बढ़ाते, ना उन्हें बिजली के दाम बढ़ाने पड़ते। करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सब प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। आपको मालूम है आम आदमी पार्टी जिस चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है ना, वो है ब्लेम गेम खेलने में और विक्टिम कार्ड प्ले करने में। जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना तो वो इन्होंने की होती है। इनके सत्येंद्र जैन ने हेल्थ अच्छी कर दी, इनके मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन अच्छी कर दी, इनके अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया सुशासन दे दिया। लेकिन जब भी कुछ हुआ नहीं होता ना, वो मोदी ने रुकवा दिया, वो एलजी ने रुकवा दिया, वो कोर्ट ने रुकवा दिया। यानी इनके लिए तो सब अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन सच्चाई से इनकी बातें कोसों दूर है। मैं एक एक करके इनकी हर बात का खंडन करता जाऊंगा। बीच में मैं नहीं बोला था, इनसे भी इसी सभ्यता की मैं उम्मीद रखूंगा। बराबर है ना सर? ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बात यहां से शुरू करी कि भैया यहाँ पे तो इन्होंने, आपको पता होगा, दिल्ली की जनता की सब्सिडी भी रोकने का प्रयास किया गया था। एकदम गलत। ये दिल्ली की जनता की सब्सिडी रोकने का प्रयास एलजी साहब ने किया। ये गलत बयानबाजी आतिशी जी ने 14 अप्रैल को की थी, जिसके अगेंस्ट एलजी साहब ने रिटर्न लेटर लिख के दिल्ली के सीएम को वार्निंग दी थी 17 तारीख को कि आप ये जो गलत, इस समय आप, आपके सौरभ भारद्वाज
और आपके अदर मिनिस्टर्स जो इस समय ये एक धारणा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप मुझे इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आज तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई प्रूफ दिया नहीं गया, सिर्फ पीसी में आके बोलने से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, यह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पुरानी टैक्टिक्स है। लेकिन वो प्रूफ नहीं देंगे तो माफिया मांगेंगे हमेशा की तरह, और इस बार भी देखिएगा कुछ ऐसा ही होगा। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही कि भैया ऑडिट हमें नहीं कराने देते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जनता, आपके दर्शकों को यह बता दूं कि द एलजी ऑफिस हैज रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर्स टू अपॉइंट पैनल फॉर रिकमेंडिंग द DERC रिकमेंडेशंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी इनकी आर्टिकल 2003 के धारा 108 में आता है, जहां पे ये कहते हैं कि CAG से ऑडिट कराना जरूरी है। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2013-14 में कहते थे कि CAG का ऑडिट होना जरूरी है। और आज जब ये CAG का ऑडिट कराने की मांग बाकी लोग करते हैं, तो ये कहते हैं कि ऑडिट तो हम करा लेंगे, लेकिन हम ऑडिट कराएंगे अपनी प्राइवेट कंपनी से, और वो प्राइवेट कंपनी जो होगी उसकी जो पेमेंट होगी वो भी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। अब सोच के देखिएगा, वो प्राइवेट ऑडिटर जिसको आप खुद रखें ऑडिट करने के लिए और जिसकी फीस भी दिल्ली गवर्नमेंट दे, क्या वो निष्पक्ष आपको फैसला देगी? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब ऑडिट की बात CAG के थ्रू होती है तो ये कन्नी काट जाते हैं। अगर इन्हें लगता है कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है कि ऑडिट का पिछले 5 साल से एक भी मुझे रिप्रेजेंटेशन दिखा दें जहां पे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस केस का फॉलो अप किया हो कि हम ऑडिट कराना चाहते हैं और हमें ऑडिट नहीं कराना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी इन्होंने फॉलो अप किया हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपने बताया कि बार बार ये इनके प्राइस हाइक हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि 2003 में जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, उस समय जो बिजली की चोरी थी वो 60 से 70% थी। इसलिए प्राइवेट कंपनीज जो डिस्कॉम कंपनीज थी वो जायज बात है घाटे में जा रही थी, इसलिए लोगों के ऊपर जो रेट इंक्रीज्ड टैरिफ था वो बढ़ा हुआ था। लेकिन आज का डाटा ये कहता है कि जो थेफ्ट है वो 60 to 70% से रिड्यूस होके 6 to 7% थेफ्ट हो गया है। अगर थेफ्ट 70% से 7% हो गया तो जायज बात है कि मुनाफा प्राइवेट कंपनीज का बढ़ गया। अगर मुनाफा बढ़ गया तो प्राइस टैरिफ कम क्यों नहीं हुआ? और जो ये सब्सिडी की बात करते हैं, ये सब्सिडी ये डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हैं? ये सब्सिडी भी इनको डिटकॉम कंपनी को ही देनी है। और वो डिटकॉम कंपनी का जो पैनल है उस पैनल के अंदर जरा ये मुझे आपके प्रवक्ता बताएं, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिस चाहिए वहां पे इन्हीं के MP साहब के बेटे ND गुप्ता के बेटे नरेंद्र गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, और जैस्मिन शाह जो कि इनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो डिस्कॉम बोर्ड के पैनल पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि सब्सिडी जो देनी है वो इन्हीं का पैसा वापस इन्हीं के पास आना है। ये पूरा एक स्कैम है, जैसे ऑलरेडी इन्होंने पैनिक बटन स्कैम किया और शराब घोटाला स्कैम किया, ये भी वही स्कैम है। चिंता मत करिए, इसके भी धागे एक एक करके खींचेंगे और सच दुनिया के सामने आएगा। ठीक है आशीष जी, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी हो तो सीधे तौर पे इस समय चाहे बीजेपी हो वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और LG को घेर रही है। लेकिन अगर पूरे मसले को देखा जाए तो जो लॉस होता है वो दिल्ली की जनता का होता है, भुगतना दिल्ली की जनता को पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूं। और दोनों भाइयों को मैंने सुना, आदरणीय आशीष जी और रजनीश जी दोनों लोगों ने बहुत अच्छी अपनी पार्टियों की जो बात कही है, ये अच्छी बात है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इन राजनीतिक व्यक्तियों से, क्या नरेंद्र मोदी भारत देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज फ्री देते हैं? इसका मतलब साबित करते हैं कि इस देश में 55% व्यक्ति भिखारी और भुखमंगा है, बिल्कुल खाने बिना मोहताज है, जिसको 5 किलो अनाज दिया जाता है। और सेकेंड थिंग, रजनीश जी ने कहा कि अभी आतिश जी मंत्री हैं बिजली बोर्ड की दिल्ली की, वो कह रही थी जितना जीरो आता है वो आता रहेगा। किसका जीरो आता है? भारत देश के प्रत्येक राज्य में जो 30 से 35% प्रवासी झुग्गी झोपड़ी में रहता है,
वो प्रतिदिन 1 यूनिट से 2 यूनिट जलाता है और 2 यूनिट जलाने वाले व्यक्ति को 150 यूनिट से ज्यादा आता नहीं है, तो उसका आपने फ्री कर दिया। और इधर मिडिल क्लास वालों का क्या होगा? वो मिडिल क्लास व्यक्ति जो भारत देश को टैक्स दे रहा है, जो स्टेट को टैक्स दे रहा है, जिनकी टैक्स की वजह से राज्य सरकारें चल रही हैं, जिनकी टैक्स की वजह से सेंट्रल सरकार चल रही है, और वो मिडिल क्लास का व्यक्ति जो दर दर भटक रहा है। आप अभी 200 यूनिट चलाने वाला व्यक्ति कौन है? वो 200 यूनिट चलाने वाला व्यक्ति मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास के व्यक्ति का 10% बढ़ेगा और ये गरीबों में बांटने का काम, ये जो पूंजी करने वाली लूट है, इस देश को फ्री का लोभन देने वाले लूट है, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये आदरणीय आशीष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में अन्ना हजारे को किसने लाया? कौन कांग्रेस के खिलाफ लेकर के आया और कौन अरविंद केजरीवाल को आज यहां तक प्रोजेक्ट कर दिया जो आपके गले की हड्डी अरविंद केजरीवाल बन गए हैं? और अभी आपने देखा 2024 के चुनाव में जो पटना में बैठक हुई, उस बैठक में नीतीश कुमार, लालू जी और करीब 15 पार्टियों ने बैठ करके मीटिंग ली, जिसमें वहां भी अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस अध्यादेश को वापस ले और ये अध्यादेश जो लागू किया है इसके लिए उस पूरी टीम को खनन कर दिया। आप विपक्ष पार्टी विपक्ष नहीं रह गई है। विपक्षता क्या है? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी या विपक्ष के लोग सत्ता पर हावी होते हैं इस देश के भ्रष्टाचार के लिए? क्यों नहीं हावी होते हैं भुखमरी के लिए? क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं शिक्षा और रोजगार के लिए? क्यों नहीं महंगाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं? केवल लोगों को प्रलोभन देना और एक दूसरे की शिकायत करना कि केंद्र ने हमारे साथ ऐसा कर दिया या हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता पार्षद के चुनाव के बाद से परेशान है। आज तक गलियों की सफाई नहीं हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं कर पाती थी, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाया और अरविंद केजरीवाल को सौंपा? और अरविंद केजरीवाल के लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा पार्षद है जो आज दिल्ली की जनता को संतुष्ट कर रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है इस राजनीतिक खेल में जनता कहां पिस रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लेकिन एक सवाल से करिश्मा जी आज तक जीत नहीं पाई है। सोचना होगा इस जनता को कि हमें किसे बिठाना है और किसे उठाना है। ठीक है, रजनीश जी, एक सवाल का जवाब आप ये भी दीजिए कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 8 सालों में 22 लाख बिजली कनेक्शन बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया? इस पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। यही वजह है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली उत्पादन को लेकर कुछ किया ही नहीं गया, जिसके चलते आज बिजली के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने, जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत सारी बातें बड़ी सफाई से रखा और बहुत सारे तत्व ऐसे रखे जो तत्व है नहीं। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी जो आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पे, वो भी सही नहीं है। वो एमसीडी के ऊपर आ गए इस मुद्दे को छोड़ के। आपको पता नहीं कि एमसीडी की कितनी बुरी स्थिति थी और आज सफाई व्यवस्था दिल्ली में लेके कितने युद्ध स्तर पे आम आदमी पार्टी की सरकार मेयर डॉक्टर सैली के नेतृत्व में काम कर रही है। जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश के पहले कितने युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं सफाई के लिए। और जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में होता था, वो ढाना कब का शुरू हो चुका है और एक साल में जो बरसों के कूड़े के पहाड़ आप देखते थे, वो खत्म आपको मिलेगा। दूसरी बातें, जो बिजली की बातें, वे चले गए, फिर मुद्दे पे चले गए, पटना के मीटिंग पे चले गए। और पटना के मीटिंग में से ये बातें तो निकल के सामने आई कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की सबसे ज्यादा चिंता है। इसीलिए जो पटना में भी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी वो मुद्दे जिससे फायदा दिल्ली की जनता को, जो जनता के हित में, उस मुद्दे को उठाया गया। और उनकी पहली प्राथमिकता भी दिल्ली की जनता थी और आज भी वही प्राथमिकता उनके हितों है। आप जो कह रहे हैं कि ये 10 जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको 200 यूनिट का फायदा मिलता है, मैं आपको बता दूं। और ये कहते हैं कि वो टैक्स पे ही नहीं है। देश में टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे हैं और देश का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। आप एक माचिस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में सरकार को टैक्स देते हैं। और 84% टैक्सेस जो है ना इनडायरेक्ट वे में आते हैं। तो पहले तो उन लोगों का अपमान मत कीजिए जो गरीब है, जिनका टैक्स परसेंटेज कम है, लेकिन टैक्स सभी देते हैं। देश का एक एक बच्चा देता है टैक्स, जो भी सामान खरीद के लाता है। मैं ये कहता हूं कि आप ये कहते हैं जरूरत किनको है? जरूरत तो इन्हीं मध्यम वर्ग गरीब लोग हैं
जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, जो बाहर से आके बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहे, उन्हें ही तो मदद की जरूरत है सर। जो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, उन्हें क्या 200 यूनिट से फर्क पड़ता है, उनको मदद की क्या जरूरत है। तो देश जो वेलफेयर स्टेट होता है, उनकी ये पहली प्राथमिकता होती है कि जो आपके समाज के, जो आपके राज्य के, जो देश के गरीब कुचले हैं, जो अंतिम पैदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी भौतिक स्थिति, उनको कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले बिना पैसे के, किस प्रकार से उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले, वो भी बिना पैसे खर्चे किए हुए, क्योंकि अमीर लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, गरीब के बच्चे कहाँ जाए। लेकिन ये भी तो देखिए रजनीश जी, आशीष हांडा जी कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ भी होता है, आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है, वो उसका ठीकरा सीधे केंद्र सरकार पर छोड़ देती है। तो ये क्या आपकी रणनीति है कि कुछ भी हो, दिल्ली की जनता को ये समझाओ कि केंद्र सरकार ने किया है? आज क्यों नहीं, आज आपको नहीं पता है आज कितने टीवी चैनलों पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, आज भी 2 करोड़ लाख की लूट हुई है, रोज लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब हो रही दिल्ली की। और जब हम बात करेंगे केंद्र सरकार, एलजी जो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं, तो फिर इस मामले में भी ये आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा देते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या सरकार कर रही है। देख लीजिए, आशीष इसके बाद आप ही के पास आ रहे हो, लाया है पूरा इन्होंने कंट्रोल कर रखा है ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। दिल्ली सरकार को कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं, या कोई व्यवस्था नहीं करने देते, कोई पदाधिकारी हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। ये स्थिति तो दिल्ली सरकार की एलजी ने कर रखा है, केंद्र ने कर रखा है। तो जितने भी यहाँ पे गलत चीजें देख रहे हैं बिजली, आप सोचिए जो जनता के तो दिल्ली सरकार ये समन्वय बनाती क्यों नहीं है? पहले भी सरकारें रही हैं दिल्ली में, कभी इस तरीके की टकराव नहीं देखने को मिला जिस स्तर पे अब देखने को मिलता है। इसमें दिल्ली सरकार को भी तो समन्वय बनाने की जरूरत है। देखिए, बिजली के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक कोयले का उत्पादन और एक गैस, जिसके माध्यम से होते हैं। दोनों का किसका है? दिल्ली के लिए महंगा हुआ है क्या कोयला? सरकार महंगा कर दे देश के अंदर, तो जाहिर सी बात है, तो केवल दिल्ली में नहीं, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही रेट क्यों बढ़ाएगी? आपको एब्जॉर्ब करना है, सब्सिडी देना है। ठीक है, ठीक है, किस लिए बैठे हैं? सब्सिडी तो जनता के हित में देना है सर, आपकी भी सरकार तो सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए ना। आप सब्सिडी अपने डिस्कॉम्स को देते हैं, आपको मालूम है कितनी सब्सिडी दे चुके हैं? अब तक 13,500 करोड़ सब्सिडी के नाम पे आप उनके गोद में डाल चुके हैं। 13,500 करोड़ में से 8,000 करोड़ का तो आपका घोटाला है। 8,000 करोड़ के घोटाले चलो हम तो दे रहे हैं। ठीक है, आपने बोल लिया, जवाब सुन लीजिए रजनीश जी। आप क्यों मांग कर रहे हो? रजनीश जी एक मिनट रुकिए। सर, हम दिल्ली की जनता के लिए आपसे बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली की जनता के लिए आए हो, भूल गए हो कि आप दिल्ली की जनता के सेवक हो। आप खड़े होकर असेंबली में कहते हो हम दिल्ली के मालिक हैं। भारतीय ये तो आपकी सोच रुक जाइए, रुक जाइए, एक एक करके ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए, रुक जाइए। आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। रजनीश जी पानी पी लीजिए, मैं जरा जवाब दे दूं। ठीक है, डोंट वरी, आई हैव अ जी आप पानी पीजिए 2 मिनट, मैं 2 मिनट में जवाब दे देता हूँ करिश्मा जी की बात का। हांडा जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटेंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर लगातार सियासत जारी है और इसी पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। और आशीष हांडा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो आरोप यहां पर रजनीश जी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब की चीजों के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और एलजी हैं और उन्हें फ्री हैंड नहीं मिलता कि वो दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर सके। जी करिश्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वो आरोप लगा रहे हैं तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ यही कर सकती है। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि वो इस समय पावर में है,
उनकी सरकार है दिल्ली में, तो उनका काम आरोप लगाना नहीं है, वो भूल जाते हैं, वो ऑपोजिशन में नहीं है, वो अभी भी धरने पे नहीं बैठेंगे, वो सवालों के जवाब देंगे। और सवाल ये है जो सीधा सीधा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 2015 में ये कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे और 2016 तक 2200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दिल्ली करने लगेगा। 2016 का वादा था, आज 2023 हो रहा है। कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, नोट करते जाइएगा रजनीश जी, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दे दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि भाई सब्सिडी में ऐसा है वैसा है। भैया सब्सिडी देना आपका काम है। आप ये कह के पावर में आए थे कि पानी माफ बिजली हाफ। उस समय भी आपने दिल्ली की जनता से धोखा किया। तब मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा था कि सिर्फ 200 यूनिट तक हम माफ करेंगे, इसके बाद माफ नहीं करेंगे। लेकिन खैर एनी हाउ, धोखा देना आपकी फितरत है, इसमें हमें कोई फिर से हैरानी नहीं है। धीरे धीरे ऐसा कोई अपना नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। कोई नहीं, दिल्ली की जनता भी ठगा महसूस करेगी, तो क्या हैरानी की बात है। लेकिन जब सब्सिडी देना आपका काम है, प्राइस राइज होगा। हर 10 साल में ये प्राइस राइज होता है, ये इसको रिव्यू किया जा सकता है। ऑलरेडी 2014 में प्राइस बढ़े थे, अब 2024 में अगर बढ़े तो सब्सिडी देना आपका काम है। सब्सिडी देने के नाम पे आप कोयले के पीछे भाग जाते हैं। तो भैया कोयला क्या सिर्फ दिल्ली वालों के लिए महंगा हुआ, दिल्ली सरकार को महंगा मिला, या ऑल ओवर इंडिया में महंगा हो गया? तो दिल्ली सरकार को ही क्यों हाय तौबा छाती पीटने की जरूरत पड़ती है जब प्राइस हाइक की बारी आती है? सब्सिडी देनी नहीं, उल्टा सब्सिडी देने के नाम पे नए नए नाटक करने हैं कि हम सब्सिडी उनको देंगे जो अपना कंसेंट देंगे। आधे लोगों को तो कंसेंट देना आता नहीं, आधे लोगों को ये सूचना मिलती नहीं, वो अपना कंसेंट देंगे नहीं और आप उनकी सब्सिडी बंद कर देंगे। ये सब नाटकबाजी काहे को करते हो भैया? ना गरीब आदमी की हाय लो। अगर आपको सुखी स्वस्थ सुकुशल रहना है ना, तो गरीब आदमी की हाय मत लो। अगली बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप क्यों नहीं करते? अब तक सब्सिडी के नाम पे आप 13,500 करोड़ रुपया अपनी सिस्टर कंसर्न्स टिटकॉम कंपनीज को दे चुके हो, जो कि आपके ही हैंड इन ग्लव्स हैं, जो हर चीज में आपके फायदे नफे में आपके साथ हैं। इसीलिए तो जब 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस निलंबित है लेके, आपने एक बार भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए कि भैया हमें सीएजी ऑडिट करने दिया जाए? उल्टा आपने कहा प्राइवेट कंपनी से ऑडिट कराएंगे, वो प्राइवेट कंपनी जिनकी फीस भी आप ही देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपके अपने मैनिफेस्टो में 2015 के मैनिफेस्टो में था कि सीएजी ऑडिट कराना जरूरी है, हम कराएंगे। तो अगर आपको कोई कराने नहीं दे रहा तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाते? एक भी मुझे दिखा दीजिए आप यहाँ पे वर्डिक्ट करिश्मा जी के सामने जहां पे आपने अप्लाई किया हो। और जब आपने पिछले ही साल 16% से 22% बढ़ा दिया तो फिर वो एक साल बाद, लेकिन अन्ना जी अब वो तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप उनकी बात भी तो नहीं मानते। अब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो आप अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें क्या, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार किसी भी हालत में उन्हें काम नहीं करने दे रही। आरोप तो वो आप पे ही लगा रहे हैं। बीजेपी सरकार, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो आप अध्यादेश लेकर आए, अब उनकी मेहनत और बढ़ गई, अब वो देश भर में घूमकर समर्थन मांग रहे हैं। तो आप काम करने का टाइम कहां दे रहे हैं उन्हें? देखिएगा, अब समर्थन तो मांगना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में इस बिल को बनने से, अध्यादेश को बिल बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। राज्यसभा में एक ही इनकी उम्मीद थी, वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास 200 से ऊपर सीटों पे उसका वर्चस्व हो सकता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी क्लियर मना कर दिया, वो इनको सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे में अब ये कटोरा ले लेके हर स्टेट में भाग रहे हैं, भैया तू मेरी मदद। वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार एलजी के हवाले से खुद दिल्ली की सरकार बनी हुई है और वो काम कर रही है, ना कि आम आदमी पार्टी को काम करने दे रही है। ठीक है अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए फ्री बिजली फ्री पानी की बात अब सारी, ठीक है, सारी विपक्षी पार्टियां करने लग गई हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अजय तिवारी जी आपसे, क्योंकि देखिए जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी भी फ्री बिजली का वादा करती है, हिमाचल प्रदेश में ही वादा किया अपने मैनिफेस्टो में। तो कहीं ना कहीं ये तमाम पार्टियों के लिए एक टैक्टिक बन गया है कि किस तरीके से चुनाव जीतना है और वादा कर दिया जाता है, अब उस वादे को पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। करिश्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। श्रीलंका का हाल फ्री बांटने से ही श्रीलंका कहाँ चला गया, इन सबको ज्ञान होना चाहिए। इस देश में राजनीति करने वाले लोग आज जनता के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे रजनीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गरीब जो है इनडायरेक्ट टैक्स देता है और अमीर भी टैक्स देता है,
पर गरीब टैक्स के बिना, बिल्कुल ठीक बात है, दूध हो, दही हो, हर चीज पर गरीब व्यक्ति टैक्स देता है, लेकिन उस टैक्स देने वाले व्यक्ति के साथ सुरक्षा, सम्मान, समान अधिकार इस राज्य में कहां चला जाता है? क्यों बलात्कार राज्यों में हो रहे हैं? क्यों हत्याएं हो रही हैं गरीब और झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ? क्यों दाइयों के साथ मारपीट हो रही है? और ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सांडा साहब, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्देश देता है, तो चूंकि आपका बहुमत है, आज आपके पास बहुमत है, इसलिए आप ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि अध्यादेश पास होने से कोई रोक नहीं सकता। शायद यही ईगो आपको दिल्ली में 2014 से लेके अब तक जीतने नहीं दिया है। आप समझिए, राजनीतिक पार्टी होना एक अलग बात है। मैं कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी किसी के बारे में नहीं, मैं जनता के बारे में कहना चाहता हूं कि जनता को आज समरसता चाहिए, जनता को आज गरीबी से मुक्ति चाहिए। ठीक है अजय जी, समय की कमी है इसलिए आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ चलिए सीधा रुख करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।